प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड यूनिट में विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत हमने शुरुआत की है। विकास की अवधारणा पार्ट 1 पिछले वीडियो में थी। इस वीडियो में आज देखते हैं विकास की अवधारणा पार्ट 2, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत विकास के विभिन्न स्वरूपों के बारे में देखा जाएगा। जैसे पहले वाले वीडियो में हमने विकास और प्रगति के बारे में, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में जाना। उससे आगे आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास जैसी और अवधारणाएं हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक होगा, जिससे कि विकास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी सिलसिलेवार मिल सके। तो आज देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले देखते हैं आर्थिक वृद्धि। सामाजिक विज्ञानों के विकास के आरंभिक स्तर पर जिन विद्वानों ने एक अवधारणा के रूप में विकास की चर्चा की थी, वास्तव में वो चर्चा समाजशास्त्रीय अर्थ में नहीं थी। वो केवल आर्थिक संदर्भ में ही विकास को स्पष्ट किया गया था। इससे पहले समाजशास्त्रीय अर्थ में देखें, समाजशास्त्रीय संदर्भ में देखें, सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विकास एक व्यापक अवधारणा है। अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि को एक छोटे दृष्टिकोण से देखा जाता है, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखें। और चूंकि विकास का समाजशास्त्र हमारी समाजशास्त्र की नवीन शाखा है, तो उसके अंतर्गत मानवीय कल्याण, समाज कल्याण और अच्छाई के लिए परिवर्तन और ये सब चीज़ें, ये सब घटक उसके अंदर जुड़ते हैं, तो ही वो विकास माना जाता है। अन्यथा विकास का संकुचित अर्थ माना जाता है। बाल्डविन के अनुसार आर्थिक वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सकल राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। लॉन्ग रन के अंदर ग्रोथ बाल्डविन परिभाषित करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक और विद्वान है रिचर्डसन के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में इस तरह उपलब्ध कराने से है जिससे कि जनसाधारण के भौतिक कल्याण में निरंतर और दीर्घकालीन उन्नति हो सके। निरंतर और दीर्घकालीन उन्नति इसका एक अनिवार्य लक्षण है। और जब तक जनसाधारण के भौतिक कल्याण में वृद्धि ना हो, तब तक हम वृद्धि को आर्थिक वृद्धि नहीं मानेंगे। आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कई बार लगता है आपको कि आर्थिक वृद्धि अर्थशास्त्र का टॉपिक है, लेकिन ये आधुनिक समाज विज्ञानों में इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो पढ़ाने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स प्रतीत होने वाली जो चीज़ है वो समाजशास्त्र में भी है, क्योंकि विकास जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में भी है, सोशल साइंसेस में सब में है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पहला लक्षण या विशेषता है इसकी। जब तक नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है, ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की अंततः विकास के इंडिकेटर हैं, संसूचक है। उत्पादन के साधनों का तार्किक प्रयोग, रैशनैलिटी होनी चाहिए उसके यूज में। जब उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका अच्छी तरह सोच समझ करके, अर्थात तार्किकता के साथ प्रयोग। समाज कल्याण में सुधार एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जब तक समाज कल्याण में सुधार नहीं होगा, तब तक आर्थिक वृद्धि बेमानी है, आर्थिक वृद्धि नहीं मानी जाएगी। आर्थिक वृद्धि का संकुचित अर्थ होगा, वो एक सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और दीर्घकालीन विकास तो अपने आप में इसका एक घटक है ही। लॉन्ग रन के अंतर्गत जो डेवलपमेंट होगा उसी को हम आर्थिक वृद्धि मानेंगे, जो टिकाऊ विकास है। आर्थिक वृद्धि के कुछ नियम हैं। आर्थिक वृद्धि को जिन अनेक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया जाता रहा है, उनकी प्रकृति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, लेकिन इन सिद्धांतों में नए कुछ ऐसी चीज़ें भी जुड़ती जाती हैं। प्रमुख रूप से सिद्धांतों में 4 ऐसे नियमों का समावेश है, जो सामान्य नियमों का समावेश है, जिनके अनुसार, जिनके आधार पर
आर्थिक वृद्धि की प्रकृति को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये वास्तव में ऐसे नियम हैं जो प्रकट करते हैं कि आर्थिक वृद्धि क्या है बाय नेचर। नंबर 1 जो नियम है वो है पूंजी का संचय और प्रौद्योगिकी में सुधार। आप ये कब मानेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है या आर्थिक वृद्धि हो रही है? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एडम स्मिथ ने सबसे पहले आर्थिक वृद्धि के व्यवस्थित सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार उन्नत मशीनों का आविष्कार किसी भी देश की उत्पादकता और भौतिक कल्याण को बढ़ाने का एक प्रमुख आधार है। जब तकनीक बढ़ रही है तो आप ये मानेंगे आर्थिक वृद्धि हो रही है, ये नियम है। दूसरा जो है वो जनसंख्या संबंधी परिवर्तन का आकलन, इससे भी पता चलता है आर्थिक वृद्धि है। प्रारंभ में एडम स्मिथ और रिकार्डो ने यह विचार दिया था कि किसी भी देश में जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर कम हो जाती है। बाद में कीन्स ने इन विचारों को अस्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। भाई आरंभ में एडम स्मिथ और रिकार्डो ने विचार दिया था कि भाई जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर कम हो जाती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि कई बार फायदेमंद भी होती है मैन पावर के रूप में। कीन्स ने फिर इस विचार को अस्वीकार किया और उसकी जगह नया नियम दिया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने का एक दूसरा पहलू यह है कि डिमांड में वृद्धि होती है। डिमांड में जहाँ वृद्धि होगी तो उत्पादन के लिए लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, उत्पादन बढ़ता जाएगा फिर कारखानों का। तो ये मैन पावर भी होती है कई बार। विशेषीकृत गतिविधियों के बीच श्रम विभाजन की व्यवस्था, तीसरा जो इसका नियम है आर्थिक वृद्धि का। जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि होती है विभिन्न सेवाओं के लिए पहले से अधिक योग्यता और क्षमता की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है और यही वह दशा है या कंडीशन है जिससे में कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि के अतिरिक्त उद्यमिता का विकास, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास जो है वो इसका चौथा नियम है। आर्थिक वृद्धि में उद्यमिता की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उद्यमिता का संबंध उपभोग के भावी प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए नवाचारों की सहायता से यानी कि इनोवेशंस की सहायता से कुल उत्पादन में इस तरह वृद्धि होती है जिससे कि जीएनपी को बढ़ाया जा सके। जीएनपी मीन्स सकल आर्थिक वृद्धि, नेशनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। एक होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन यहां जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन। उद्यमिता का विकास भी एक इसका नियम है या पैरामीटर है। तो विवेचन से इससे क्या समझे हम? इस विवेचन से स्पष्ट हुआ कि आर्थिक वृद्धि का जो संबंध है वो व्यापक अर्थों में आर्थिक विकास से है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, प्रथम दृष्टया किससे संबंधित है? ये व्यापक आर्थिक विकास से संबंधित है आर्थिक वृद्धि। और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि तकनीकी रूप से आर्थिक वृद्धि का संबंध आर्थिक विकास के होने के पश्चात भी इसका जनसाधारण के आर्थिक विकास से स्पष्ट समझ लेना आवश्यक नहीं होता। क्योंकि जब आप केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ही डिपेंड करते हैं तो वो सही अर्थ नहीं माना जाएगा। अधिक से अधिक उत्पादन कैसे और किन के द्वारा करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है, ये जो है कुल मिलाकर के आर्थिक वृद्धि का मुख्य संबंध उन कोशिशों से होना चाहिए या उन प्रयत्नों से है इसका, जो ये इस बात पर जोर देते हैं या इस बात पर जो बल दिया जाता है इस कॉन्सेप्ट में कि अत्यधिक उत्पादन यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन में कैसे और किसके द्वारा करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। तो ये इसका एक व्यापक अर्थ माना जाएगा राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। नेक्स्ट जो आर्थिक वृद्धि के बाद इसमें एक विकास का अलग एक स्वरूप आता है प्राय करके, वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। वह अब तक हमने देखा है विकास, विकास के बाद प्रगति, प्रगति के बाद आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक टर्म प्रतीत होती है हमें, और उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। विकास का एक अन्य प्रारूप भी होता है जो मानव विकास से संबंधित आर्थिक वृद्धि के बाद, प्रगति के बाद। सामान्यतः मानते हैं कि मानव विकास जो है ये अवधारणा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ और रिकार्डो की चर्चा हमने पहले भी की आर्थिक वृद्धि वाले पोर्शन में। तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस और जेएस मील के लेखन में देखने को मिलता है। मानव विकास की जो अवधारणा है वो एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और मील आदि विद्वानों के
रचनाओं के अंदर ये देखने को मिलता है। किंतु इन विचारकों ने अपनी विवेचना में मानव पक्ष की तुलना में आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। ये पहले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने, उससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि केवल आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख करके अध्ययन करना उद्देश्य नहीं है। हमारा परिप्रेक्ष्य दूसरा है। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में ज्यादा व्यापकता से समझने की जरूरत होती है इन चीजों को अर्थशास्त्र की अपेक्षा। सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित 1990 में अपनी रिपोर्ट में 1990 में यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट दी। यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो रिपोर्ट आई, उस प्रतिवेदन में या उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि आर्थिक वृद्धि आवश्यक रूप से मानव विकास की दशा को स्पष्ट नहीं करती। महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि मानव विकास की दशा को वो स्पष्ट करे। आर्थिक वृद्धि जरूर हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मानव विकास भी हो रहा है। मानव विकास का संबंध वस्तुतः उन दशाओं से है, उन कंडीशन से है जो संपूर्ण मानवता की दशाओं में सुधार से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह सकते हैं कि मानव विकास एक ऐसी अवधारणा है जो सकल वृद्धि दर और जीवन के गुणात्मक सुधार के बीच एक स्वाभाविक संबंध को स्वीकार नहीं करती। उदाहरण के लिए श्रीलंका, जमैका, चिली, थाईलैंड आदि ऐसे देश हैं जिनमें आर्थिक वृद्धि की तुलना में मानव विकास का स्तर अधिक ऊंचा रहा है। आर्थिक वृद्धि तो नहीं है, लेकिन मानव विकास का स्तर ऊंचा है। जबकि दूसरी अरब, सऊदी अरब, अल्जीरिया और ओमान ऐसे देश हैं जिसमें आर्थिक वृद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन मानव विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई है। कोई जरूरी नहीं कि कोई देश आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से विकसित है और मानव विकास की कंडीशन वहां पर अच्छी नहीं है, और इसके विपरीत आर्थिक विकास बहुत कम है लेकिन मानव विकास की कंडीशन अच्छी है। मतलब यह है कि वहां की सरकार और वहां का जो गवर्नेंस है वास्तव में व्यक्तियों पर कितना ध्यान देता है, ये महत्वपूर्ण है इस अवधारणा के अंतर्गत। भारत की तुलना में चीन ने मानव विकास के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त की है। ये तो ह्यूमन इंडेक्स के अंदर देखते हैं हमारा स्थान बहुत नीचे है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में मानव विकास के सूचकों का, इंडेक्सेस का, संसूचक का मतलब होता है इंडेक्सेस, इंडेक्स को स्पष्ट किया गया है। और उस इंडेक्स में क्या आता है, ये सामान्य सी बातें हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेशंस, कितने साल तक व्यक्ति जीवित रहता है। एक साक्षरता की दर यानी शिक्षा, लिटरेसी रेट। एक जन्म दर और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये सही होंगे तो मानव विकास माना जाएगा। यानी जन्म दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साक्षरता की दर कम नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और लाइफ एक्सपेक्टेशन भी खूब होनी चाहिए। यानी 70 अब विकसित राष्ट्रों के अंदर तो 74-75 तक भी है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर इत्यादि को इन कसौटियों के आधार पर देखा जाए तो मानव विकास के क्षेत्र में भारतीय समाज की दशा कोई ज्यादा उत्साहजनक नहीं है, बल्कि निराशाजनक है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 177 देशों की सूची में मानव विकास के आधार पर भारत का स्थान 126वां है। यानी हम बहुत देशों से नीचे हैं। हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों से भी नीचे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, जो आपको आर्थिक वृद्धि दर में तो हमसे कम नजर आएंगे, लेकिन मानव विकास की दशाएं वहां पर उन्नत है। तो दोनों चीजें अलग अलग होगी, दोनों अवधारणाएं अलग अलग होगी। ये इन बारीकियों को समझना आवश्यक है आपके लिए। भारत में पिछले दशकों के अंदर जन्म दर में, मृत्यु दर में, साक्षरता दर में, जीवन प्रत्याशा में काफी सुधार हुआ। यानी कि इन इंडिकेटर जो संसूचक बताए गए हैं मानव विकास के, उनमें काफी सुधार हुआ, रिफॉर्म हुआ। लेकिन इसके बाद भी हम अन्य विकसित देशों से तुलना करते हैं ना, तो हमारे देश का स्तर बहुत नीचा रह जाता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता। तो उन्नति के बावजूद भी भारत जो है, उन्नति हुई है नो डाउट, निसंदेह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक रूप से सुधार हुए हैं, दीर्घकालीन सुधार हुए हैं, विकास भी हुआ है, हो रहा है, लेकिन नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, और गरीबी, निरक्षरता और जीवन के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण इसकी मुख्य विशेषताएं हैं।
परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़ना पड़ता है, तब जो है विकास के ऊपर कोई राष्ट्र या कोई समाज सरपट तोड़ता है। दृष्टिकोण भी मायने रखता है। अंत में इसको मानव विकास को समझने के लिए समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि मानव विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसका संबंध व्यवस्था के पुनर्गठन से है, जिसमें समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे सभी पक्षों का समावेश है। मिचेल टोडारो ने लिखा, मानव विकास का संबंध संस्थात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक संरचना में रचनात्मक परिवर्तन होने के साथ ही लोगों की मनोवृत्तियों, प्रथाओं, विश्वासों में परिवर्तन लाने से भी है। केवल भौतिक दशाओं से संबंधित उपलब्धियों को मानव विकास का आधार हम नहीं मान सकते। ये आर्थिक वृद्धि वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया था, और विकास की अवधारणा में परिचयात्मक पोर्शन के अंदर पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम केवल भौतिक दशाओं में, यानी कि मेटेरियलिस्टिक कंडीशंस में, केवल आर्थिक दशाओं में उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को हम मानव विकास नहीं मान सकते। मानव विकास के अंदर सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। उसको जो है मानव विकास क्या है कि एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा प्रतिमान है जिसका संबंध व्यापक अर्थ में मानवतावाद के विचारों और प्रयत्नों को अधिक व्यवहारिक बनाना है। उसके अंदर सर्वांगीण विकास को आप जोड़ेंगे, तब मानवीय विकास की संज्ञा आप उसको दे सकते हैं। केवल भौतिक दशाओं में परिवर्तन हो गया, लोगों के पास पैसा हो गया, इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो एक आर्थिक वृद्धि हो सकती है और एक मानव विकास की दृष्टि से वो अधूरा विकास माना जाएगा। जब तक कि लोगों की जीवन स्तर में सुधार नहीं होता, लोगों की डेथ रेट, लोगों की साक्षरता रेट, लोगों की स्वास्थ्य की कंडीशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेन इंडिकेटर हैं। इनमें जब तक विकास नहीं होगा तब तक मानव विकास नहीं माना जाएगा। थैंक यू।